रिप्रोडक्शन तक कर लिया था ना बेटा हम लोगों ने? यस सर। यस सर। हेलो, ये यू कार्तिक यस सर मेरा डेटा शीट खत्म हो गया है सर, वो थोड़ा स्लो चलेगा नेट से। कोई नहीं। तो ये बेटा डेटा क्यों नहीं उसको सही करवाया आपने अभी तक, जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? सर वो सिम कल ही रिचार्ज हो, एक सिम का रिचार्ज कल ही खत्म हुआ था ना, तो इस वजह से। ये सोमेटो गेम ही तक हो गया था बेटा हम लोगों का? यस सर। ये शायद अब हमें क्लासिफिकेशन करना है ना बेटा? यस सर। यस सर। तो देखो बेटा, फंजाई का क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या हो गए? फंजाई में हमने देखा माइसीलियम, एसेप्टेट, सेप्टेट, दैट मींस टाइप या मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, एक ये बेस हो गया। फिर हमने देखा फंजाई में कहीं पर जू स्पोर, कहीं पर एप्लेनो स्पोर, कहीं पर कोनिडिया, मतलब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। फिर कहीं पर हम लोगों ने देखे एस्को स्पोर, बैक्टीरियो स्पोर, जाइगो स्पोर, ऊ स्पोर, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर एंड टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। इनके बेसिस पर हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या न्यूट्रिशन के बेसिस पर फंजाई को हम क्लासिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंजाई में न्यूट्रिशन केवल एक टाइप का होता है, और वो क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये हमारे बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के बेटा। अब अगर फंजाई को हम डिवाइड करते हैं लोअर फंजाई और हायर फंजाई, लोअर फंजाई के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऊ माइकोटा, और हायर एडवांस फंजाई के लिए यूज करते हैं टर्म यू माइकोटा। ऊ माइकोटा में हमारी एनसीईआरटी में केवल एक क्लास दे रखा है, और वो क्लास है फाइकोमाइसीन। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी आज सुबह ही तो आया था ना सर। अभी मैंने, हाँ सुबह देखी थी मैंने मेल। हाँ हम्म। हम्म 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 हम्म। ओके ओके सर, बिल्कुल ठीक। चले भी गए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर, मैं पढ़ लूँ। ठीक, ओके। तो बेटा लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई, तो इसमें फाइकोमाइसीन, ये केवल आपके बेटा, अपने माइक को बंद करो, माइक बंद करिए।
लोअर फंजाई में ऊ माइकोटा, एनसीईआरटी में ऊ माइकोटा नहीं दिया है, क्लास दिया हुआ है, और वो एक क्लास दिया हुआ है फाइकोमाइसीन। फाइकोमाइसीन में भी 2 सब क्लास हो सकते हैं जिनको एनसीईआरटी ने नहीं दिया। मतलब एनसीईआरटी ने क्या किया है, ऊमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज दोनों की फंजाई का नाम और उसके दोनों के कैरेक्टर एक साथ फाइकोमाइसीटीज में लिखे हैं। अभी हम लोग देखेंगे आगे। हायर फंजाई में फिर वही 3 क्लास हो गए, एस्को, बैसिडियो और डिटोरोमाइसीटीज। अब हम लोग सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं अपना फाइकोमाइसीटीज। तो जिस टाइम पर हम लोग फाइकोमाइसीटीज की बात करेंगे बेटा, तो उस फाइकोमाइसीटीज में हम देखेंगे कि हम यहाँ पर फाइकोमाइसीटीज में दोनों कैरेक्टर ऊमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखा करो पढ़ते टाइम। एनसीईआरटी ने लिखा कि फाइकोमाइसीटीज में एल्बिगो, राइजोपस, म्यूकर, बिल्कुल तीनों ही आएंगे। लेकिन अगर हम उसके 2 क्लास कर देते हैं, सब क्लास ऊमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज, तो फिर एल्बिगो चला जाएगा ऊमाइसीटीज में, राइजोपस और म्यूकर हो जाएंगे जाइगोमाइसीटीज में। फाइको नाम क्यों दिया गया? फाइको का मतलब होता है एल्गी, माइसीटीज का मतलब होता है फंजाई। इस फंजाई में एल्गी के फीचर हैं। एल्गी का फीचर क्या है? आमतौर पर फंजाई में सेल वॉल काइटिन की होती है, लेकिन फाइकोमाइसीटीज के जो पहले मेंबर है ऊमाइसीटीज, उसमें सेल वॉल सेल्यूलोजिक हो गई। बाकी सब में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। ऊमाइसीटीज के मेंबर मोस्टली एक्वेटिक है, पानी में है, ये भी एल्गी का फीचर होता है। तो अब हमने क्या किया, फाइकोमाइसीटीज को 2 में डिवाइड कर लिया, ऊ और जाइगो। दोनों के केस में लोअर फंजाई है। तो पहला पॉइंट अगर देखें, ऊमाइसीटीज को हम कहते हैं कॉमन नेम एल्गल फंजाई, ये होती है मेनली एल्गल फंजाई, और जाइगोमाइसीटीज को हम कहते हैं कंजुगेशन फंजाई। जाइगोमाइसीटीज के लिए हम टर्म यूज करते हैं कंजुगेशन फंजाई। ऊमाइसीटीज के मेंबर एक्योटिक हैं, जाइगोमाइसीटीज के मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। ऊमाइसीटीज में सेल वॉल सेल्यूलोजिक है। एसेप्टेट दोनों में सिनोसिटिक माइसीलियम होगा, पानी में होंगे। अब देखो ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी ने कैसे लिखा, जरा ध्यान दो। 4th पॉइंट एनसीईआरटी ने कैसे लिखा? 4th पॉइंट एनसीईआरटी ने फाइकोमाइसीटीज, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए पढ़ते टाइम, बट सभी के पास है एनसीईआरटी? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी ने जो फाइकोमाइसीटीज को लिखा है, उसका लिखने का तरीका क्या है? एनसीईआरटी ने फाइकोमाइसीटीज में इस तरीके से लिखा कि दोनों कंडीशन आ गई। उसने लिखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई ज़ूस्पोर और बाई एप्लेनोस्पोर। इसका मतलब ज़ूस्पोर, उसने किसकी बात करी? ऊमाइसीटीज। और एप्लेनोस्पोर उसने किसने एक्चुअली बात करी? जाइगोमाइसीटीज। अब अगर पूरा एक फाइको में हम लेते तो ये दोनों स्टेटमेंट आ जाते कि सेक्सुअल स्पोर में भी ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। अलग अलग कर लिया तो पानी में जो होंगे उनमें ज़ूस्पोर होंगे, और जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो एप्लेनोस्पोर होंगे। एंडोजीनस है, दोनों ही अंदर बनते हैं। फिर ऊमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन हम लोग पढ़ चुके हैं, या गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो सकता है। यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हो रहा है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट बनेगा। ऊमाइसीटीज के मेंबर में जाइगोट का नाम देंगे ऊस्पोर, और जाइगोमाइसीटीज के मेंबर में नाम देंगे जाइगोस्पोर।
oospore थिन वॉल्ड है, तो मियोसिस कहाँ पे हो रही है? जाइगोट में। मियोसिस कहाँ पे होगी? जाइगोट में होगी। तो जाइगोट oospore, इसको हम सेक्सुअल स्पोर भी नाम दे सकते हैं। oospore का जो नाम है या जाइगोस्पोर जो है उसको हम सेक्सुअल स्पोर भी कह सकते हैं। यहां पर भी oospore के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं सेक्सुअल स्पोर। लेकिन एक्चुअली ये जाइगोट है। जाइगोट है तो 2n है, और यहीं पर फंजाई में मियोसिस जाइगोट में होती है। अब मिलते जुलते टर्म देखना, oospore अगर आए, oospore का पोलैरिटी लेवल 2n, क्योंकि oospore जाइगोट है। बेटा एक टर्म आ गया oosphere। बेटा oosphere जो है वो एग है, तो oosphere का पोलैरिटी लेवल कितना हो गया? N। ध्यान रखना दोनों मिलते जुलते टर्म है। oospore जाइगोट, oosphere एग, एग है तो n, जाइगोट है तो 2n। बॉबर प्राइज, बॉबर एनसीईआरटी ने क्या किया? फाइकोमाइसीस में ही तीनों एग्जाम्पल दे दिए, एल्बिगो, राइजोपस, म्यूकर, हमने अलग किए हुए हैं। एल्बिगो कैंडिडा ओमाइसीस, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, मस्टर्ड के केस में क्रूसीफेरी के मेंबर पर ये फंगस लीफ पर लगती है, व्हाइट पैचेस बनाती है, उसको नाम देते हैं व्हाइट रस्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट। थोड़ा इंफेक्शन लेट ब्लाइट कॉरिडोर डिजीज कॉज करती है। पाइथियम, डैम्पिंग ऑफ, सेप्रोलिजीनिया गिल्स में लग जाती है फिशेस में। तो इन चारों में केवल एक नाम दिया एनसीईआरटी ने, एल्बिगो कैंडिडा। ऐसे ही जाइगोमाइसीस के मेंबर, ब्लैक मोल्ड और ब्रेड के ऊपर ब्लैक कलर के स्पोर, म्यूकर, स्पिन मोल्ड और डंग मोल्ड, एप्सिडिया, एप्सिडिया ये ब्रोंकाई में अटैक कर जाती है, ब्रोंकस में, और नाम देते हैं ब्रोंकोमाइकोसिस, ब्रोंकस की फंजाई, पैरासिटिक हो सकती है। बाकी राइजोपस और म्यूकर सेप्रोफाइट हो सकते हैं। तो फिर पॉइंट आ गया कि फाइकोमाइसीस के मेंबर सेप्रोफाइट भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। ओके, फाइकोमाइसीस के बाद में अब हमारी आती है हायर फंजाई। हायर फंजाई में पहला क्लास एस्कोमाइसिटीज, जिसे कॉमन नेम देते हैं सैक फंजाई। हायर फंजाई के केस में माइसीलियम या हाइफी सेप्टेट होती है, लेकिन ईस्ट यूनिसेल्ड है, इसलिए ईस्ट में कोई माइसीलियम नहीं बनेगा। ईस्ट में जब बडिंग होती है तो सूडो माइसीलियम टर्म यूज कर सकते हैं, बट नॉट माइसीलियम, यूनिसेल्ड है। मोटाइल स्ट्रक्चर वगैरह खत्म हो चुके हैं, किसी भी गैमीट या स्पोर में मोटाइल नहीं बनेगा।
माइसीलियम ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, मतलब उसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ईस्ट अगर है वो यूनिसेल्ड है, उसमें बडिंग हो सकती है। एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, मेंबर ऑफ एस्कोमैसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके, कहीं गैमेटेशियल कांटेक्ट, कहीं कंजुगेशन, कहीं स्पर्मेटाइजेशन, प्लाज्मोगेमी के तरीके। इसको डिस्कस करने से पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम नजर आ रहा है? यस सर। सुनिए, क्या होगा एस्कोमैसिटीज में। सपोज फंगस लगी हुई है, कोई भी फंगस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस। तो वो जो फंगस है उसकी डोमिनेंट जो फेज है, जो उसका माइसीलियम है, उसकी जो हाइफी है वो है प्राइमरी हाइफी, और प्राइमरी हाइफी में एक एक न्यूक्लियस है, दैट इज मोनोकैरियोटिक हाइफी। तो मोनोकैरियोटिक हाइफी डोमिनेंट है। अब क्या हुआ, मोनोकैरियोटिक हाइफी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। अब यहां पर होगी प्लाज्मोगेमी। अलग अलग तरीके हैं, बट प्लाज्मोगेमी हो जाएगी। मतलब एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस और एस्कोगोनियम का न्यूक्लियस एक जगह पर आ गए। प्लाज्मोगेमी होने के बाद एस्कोगोनियम की जो सेल है वो N+N मतलब क्या बना लेगी, डाइकैरियोन। ठीक है, अगर ये फाइकोमाइसीज होती तो इसी डाइकैरियोन के तुरंत बाद क्या होता है बेटा, मियोसिस। ना, कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस। लेकिन यहां पर देखो, प्लाज्मोगेमी तो हुई लेकिन तुरंत कैरियोगेमी नहीं हुई, इमीडिएट कैरियोगेमी नहीं है, डिलेड कैरियोगेमी है। क्यों हुई डिलेड कैरियोगेमी? जो डाइकैरियोन बना, नो डाउट, जो डाइकैरियोन बना उसमें फौरन कैरियोगेमी नहीं हुई। अब उस डाइकैरियोन ने एक नया माइसीलियम बनाया, हर सेल में 2 न्यूक्लियस, और ये माइसीलियम या हाइफी कहलाई डाइकैरियोटिक माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। बाय हुक मेथड, क्रोजियर मेथड, मतलब प्लाज्मोगेमी के बाद कौन सी फेज आ गई, डाइकैरियोफेज। और अगर डाइकैरियोफेज आएगी तो कैरियोगेमी डिले होगी। ये पॉइंट्स मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। अपने माइक को बंद करो। डाइकैरियोफेज आ गई, और डाइकैरियोफेज शॉर्ट लिव्ड है। क्यों? डाइकैरियोफेज आई तो अब डाइकैरियोफेज की जो सेल्स हैं, जो सेकेंडरी माइसीलियम में आप देख रहे हैं बेटा, यहां पर इनमें से कुछ सेल्स बड़ी हो गई और बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। उन बैग लाइक स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया, एसेंस, एस्कस। और बैग को कहते हैं सैक, इसलिए इसका कॉमन नेम हो गया सैक फंजाई। बैग लाइक स्ट्रक्चर एस्कस के अंदर अब क्या हो रही है, कैरियोगेमी, और एस्कस के अंदर कैरियोगेमी के बाद क्या हुई, मियोसिस। कैरियोगेमी में 2n बन गया, और 2n में मियोसिस में पहले 4 और 4 से फिर 8 क्या बन गए, मियोस्पोर।
और उन मियोस्पोर को नाम क्या दिया? एस्कोस्पोर्स। अब ये एस्कोस्पोर बने हुए हैं। अब ये जो एस्कोस्पोर आप देख रहे हैं यहाँ पे बने हुए, अब इनके बाहर जो माइसीलियम है वो इनके चारों तरफ लगा हुआ है और एक फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है। ध्यान दो, कुछ में एस्कस नेकेड होंगे, कुछ में एस्कस चारों तरफ से सेल से कवर होंगे, फ्रूटिंग बॉडी बन गई। फ्रूटिंग बॉडी क्लोज है, एस्कोस्पोर कप शेप है तो पेरिथीशियम। अंदर क्या है? एस्कस। देख रहे हैं? इस तरीके से ये फ्रूटिंग बॉडीज बन गई। और इन फ्रूटिंग बॉडीज को, जो ये फ्रूटिंग बॉडीज आपको दिखाई पड़ रही है, इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम नाम देंगे क्या? बेटा किसका मेंबर है? एस्कोकार। और बस अब ये एस्कोस्पोर यहीं से बाहर निकल कर आएंगे, प्लस और माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब मेल और फीमेल। उससे फिर से किसी भी सबस्ट्रेटा के ऊपर वो इसको स्पोर जर्मिनेट करके फिर से प्राइमरी माइसीलियम बना लेंगे। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, कि जो डोमिनेंट फेज है वो मोनोकैरियोटिक है या डाइकैरियोटिक? गाली दोगे तो अच्छी तब हम कहेंगे मोनोकैरियोटिक। मुझे ऐसे साइड डाइकैरियो फेज आई, डाइकैरियोटिक माइसीलियम आया, डिलेट कैरियोगेमी हुई। लेकिन डाइकैरियोफेज या सेकेंडरी माइसीलियम या डाइकैरियोटिक माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड। फिर क्वेश्चन आया, कैरियोगेमी और मियोसिस कहां पर हुई? कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। एस्कस। एस्कोकार्प में नहीं बेटा, एस्कस में। एस्कस के चारों तरफ जो फिलामेंट्स आएंगे उनसे मिलकर बनेगी फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज एस्कोकार्प। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एस्कोकार्प के अंदर एस्कस और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स। तो कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ तो उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम, कैरियोगेमी होगी बट लेट, न्यू फेज आएगी डाइकैरियो फेज। फाइको में ऐसा नहीं था, लेकिन सेकेंडरी माइसीलियम या डाइकैरियो फेज शॉर्ट लिव्ड होगी। और जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा उसमें एस्कोगोनियम में हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसे क्रोजियर कहते हैं। डाइकैरियोटिक सेल एस्कस मदर सेल की तरह काम करेंगी। बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर में ही कैरियोगेमी और मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद 4 से 8 हैप्लॉइड मियोस्पोर बन जाएंगे जिन्हें एस्कोस्पोर कहेंगे, जो अंदर की तरफ बनेंगे। डायग्राम देखना, अंदर की तरफ बनेंगे। उसके बाद जो एस्कस है वो फ्री हो सकते हैं या एग्रीगेट, और अगर एग्रीगेट है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेंगे और इन फ्रूटिंग बॉडीज को नाम देंगे एस्कोकार्प। तो एस्कोस्पोर हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर और अंदर बन रहे हैं, दैट इज एंडोजीनस। एस्कोमैचिटीज के मेंबर।
ईस्ट सैक्रोमाइसिस। डिफरेंट स्पीसीज है, 2 स्पीसीज को याद रखो। सबसे कॉमन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अरे मंजेश इधर आओ। ना पानी रखा ना चाय पिलाई, कुछ भी नहीं, सुबह से आई हुई है यार। चीनी लेने गया, अभी तक आया नहीं। चीनी लेने 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से गया, वो लोग अभी तक आया नहीं। Bro, yeah, so many seasons. It's actually like Star Scan. That's fair enough. Jesus, bro. You have too many skins. Why? Wait, I saw something. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बियर ईस्ट और बेकर्स ईस्ट। सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस, वाइन ईस्ट। Bro, you have too many skins. And look at that. Even at duplicates. अब एस्कोमैस्टीज में भी एडिबल फंजाई है, बट एडिबल फंजाई को मशरूम नहीं कहेंगे यहाँ पर। नो, मशरूम टर्म बेसिडियोमाइसीज के लिए, हाँ उसी तरीके से है, क्योंकि बेसिडियोमाइसीज में जो मशरूम है वो बेसिडियोकार्प है, जबकि इसमें क्या बन रहा है, एस्कोकार्प। वो एस्कोकार्प एडिबल हो सकता है। मोरेल्स, बफेल्स, ट्रफेल्स, लेकिन मशरूम नाम नहीं देंगे क्योंकि मेंबर ऑफ एस्कोमैस्टीज। मशरूम टर्म लगता है मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसीज से। क्लेविसिप्स परप्यूरिया, ये अगर राई के ऊपर लगती है तो इसको डिजीज कहते हैं। ब्लैक कलर की राई हो जाती है, एर्गट ऑफ राई, क्योंकि इसमें से केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है एर्गोटीन। एर्गोटीन अगर अननोइंगली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पहुंच जाए तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, तो बिफोर टाइमिंग एबॉर्शन हो सकता है। बाद में इसी का यूज किया गया मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिए, जिनमें लेबर पेन इंड्यूस नहीं होता है, तो लेबर पेन को इंड्यूस कराने के लिए फिर हम ऑक्सीटोसिन के साथ एर्गोटीन भी इंजेक्ट करते हैं। न्यूरोस्पोरा क्रैसा, 1 जीन 1 एंजाइम गिवन बाय बीडल एंड टेटम। इसका मतलब न्यूरोस्पोरा फंगस है, इसके स्पोर जो है वो पिंक कलर के होते हैं, इसलिए पिंक मोल्ड। ये क्वेश्चन ये बना। न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक्स में बहुत यूज किया गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। फंजाई किंगडम नहीं, ये बहुत पुराना नाम है, इसलिए प्लांट में ही फंजाई पढ़ते थे उस टाइम का ये नाम है। एस्परजिलस, वीड ऑफ लेबोरेटरी, सबसे ज्यादा कॉमन होती है एस्परजिलस हमारे घरों में, हमारी लेबोरेटरी में ब्लैकिश कलर की जो वॉल वगैरह के ऊपर अक्सर लग जाती है। एस्परजिलस नाइगर, इसका यूज हम करने लगे फर्मेंटेशन के लिए, सिट्रिक एसिड बना देती है। और एस्परजिलस फ्लेवर्स, ये पॉइजनस है। एफ्लाटॉक्सिन, ये कैंसर कॉज भी कर सकते हैं। इनके अंदर का केमिकल कहलाता है एफ्लाटॉक्सिन। जिब्रेला फुजीकोराई, नाम से ही है, फंगस है। सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड इसी में देखा गया, नाम दे दिया गया जिब्रेला फुजीकोराई। पेनिसिलियम नोटेटम, सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। तो ये सब मेंबर ऑफ एस्कोमैस्टीज। बेसिडियोमाइसीज, क्लब फंजाई, मोस्ट एडवांस। ड्यूटेरोमाइसीटीज इवोल्यूशनरी क्लास नहीं है, आर्टिफिशियल क्लास है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर एडवांस हैं, वो तो बाद में बनाया गया। तो सबसे एडवांस जो फंजाई है वो बेसिडियोमाइसीटीज। सबसे कॉमनली सीन फंजाई जो है, जिसको हम आराम से देख सकते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज। मोस्टली मेंबर सैप्रोफिटिक होते हैं, बहुत कम पैरासिटिक होते हैं, लेकिन होते हैं। अब बेसिडियोमाइसीटीज के जो मेंबर हैं, इनको नाम क्या क्या देते हैं, कॉमन नेम। इनके ग्रुप होते हैं, जैसे मशरूम तो आप जानते हैं, फिर मैंने कहा पफ बॉल, ये भी बिल्कुल मशरूम की तरह दिखाई पड़ते हैं।
दिखाई पड़ रहे हैं पफ बॉल? तो एक कैटेगरी हो गई मशरूम, एक हो गए पफ बॉल। फिर टोडस्टूल, हाईली पॉइजनस, ये कैटेगरी हो गई। देखो इसमें भी बेसिडियो, इसमें भी बेसिडियो कार्प, ये फ्रूटिंग बॉडी मशरूम की तरह। ये टोडस्टूल हो गए। ब्रैकेट फंजाई, काफी बड़ी फंजाई जो लगती हैं कहाँ पर? ट्रीज वगैरह के ऊपर लग जाती है। ये देखो, ये ट्रीज के ऊपर लगी हुई, देखो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है? यस सर। ये ब्रैकेट फंजाई। यस सर। ये अगर कभी आप फॉरेस्ट वगैरह में घूमने जाते हैं जहां पर हिली एरियाज में, वहां पर आपको ये मिलेंगी, ट्री के ऊपर लगी हुई। और इनके माइसीलियम, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी दिखाई पड़ रही है बेटा, ये तो इनकी फ्रूटिंग बॉडी दिखाई पड़ रही है आपको ट्री के ऊपर। और इनके माइसीलियम, ब्रैकेट फंजाई, कुछ फंजाई ऐसी खतरनाक है कि उनके माइसीलियम इस ट्री की हार्डवुड में चली जाती हैं अंदर की तरफ और लिग्निन को डिकम्पोज कर देती हैं और पूरा प्लांट अंदर की तरफ खोखला हो जाता है। और जरा सी आंधी आई और ह्यूज ट्री, लोग मतलब सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा ट्री कैसे नीचे गिर गया। एक्चुअली उस पर फंगस लगी थी और उसके माइसीलियम ने हार्डवुड, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेंट्रल वुड, तो उसको डिकम्पोज कर दिया था। तो बाहर से तो वो लग रहा था कि पूरा ट्री ट्रंक है, लेकिन अंदर की तरफ वो पूरा खोखला हो चुका था। ये ब्रैकेट फंजाई। तो देखो सबको आप देख सकते हैं, कॉमनली सीन फंजाई, एडवांस, इसमें कैटेगरी हो गई मशरूम, टोडस्टूल, पफबॉल, ब्रैकेट फंजाई। इनके अपने बॉटनिकल नेम होते हैं बेटा, बायोलॉजिकल नेम। हाँ, कुछ माइक्रोस्कोपिक है और पैरासिटिक भी है, डिजीज कॉजिंग। हम जानते हैं रस्ट और स्मट वीट वगैरह पे लग जाती हैं और डिफरेंट डिजीज कॉज करती हैं। माइसीलियम में वही कंडीशन है, हायर फंजाई वाली, सेप्टेट है। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। तो सेक्स ऑर्गन्स अगर नहीं है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसमें प्लाज्मोगेमी को क्या नाम दिया जाएगा? पढ़ चुके हैं, सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी। बिना सेक्स ऑर्गन, उनके सोमेटिक हाइफी फ्यूज कर जाएंगे, मतलब प्लाज्मोगेमी, सारी चीजें होंगी। देखो ध्यान से, प्लस और माइनस ये दो हाइफी थी। जैसे ही ये हाइफी, अच्छा ये हाइफी आपको क्या दिख रही है? मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक? मोनोकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक। इसका मतलब मोनोकैरियोटिक हाइफी जो आपको दिख रही है प्राइमरी माइसीलियम में, फौरन ही उन्होंने क्या कर लिया? सेक्स ऑर्गन तो बने नहीं, तो फौरन ही क्या हो गया? सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी। अब सोमेटोगेमी होने के बाद में डाइकैरियोटिक सेल बन गई, डाइकैरियन बन गया। अब आगे का जो भी माइसीलियम बनेगा वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा। इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी हाइफी डोमिनेंट होगी या शॉर्ट लिव्ड? शॉर्ट लिव्ड। जबकि एस्ट्रोमाइसीस में हमने क्या देखा था? कंपैरेटिव स्टडी कर लो, वहां पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम कैसा था? शॉर्ट लिव्ड। अब यहाँ अब यहाँ प्राइमरी हाइफी खत्म हो गई, मोनोकैरियोटिक हाइफी खत्म हो गई, डाइकैरियन से डाइकैरियोटिक हाइफी बनती चली गई, सॉइल के अंदर बन रही है। अब डाइकैरियोटिक हाइफी जो सॉइल के अंदर बनी उसको नाम दिया राइजोमॉर्फ। बहुत सारे माइसीलियम आपस में रूट की तरह हो गए और सॉइल के बाहर एक स्ट्रक्चर निकला लूज टिश्यू का बना हुआ बटन, लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है। और बटन डिफरेंशिएट हो गया किसमें? बेसिडियोकार्प। बटन जो था वो डिफरेंशिएट हो गया बेसिडियोकार्प, जो मार्केट से लेकर आया मशरूम। मशरूम है बेसिडियोकार्प।
पूरी बॉडी, अभी कुछ नहीं हुआ, केवल क्या हुआ है, सोमेटोगेमी, मतलब डोमिनेंट फेज क्या चल रही है, डाइकैरियोन। अभी कोई कैरियोगेमी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, अब जो मार्केट से आप मशरूम लाए हैं उसके अंदर जो गिल्स है, गिल्स के अंदर भी सारी सेल्स कैसी होंगी, N+N, क्योंकि पूरा माइसीलियम कैसा है, माइसीलियम। अब अगर आप गिल्स के अंदर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, गिल्स के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो बेसिडियोकार्प हो गया। अब हम जाते हैं गिल्स के अंदर। अब जब हम गिल्स के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। अब गिल्स के अंदर जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सारा N+N हर सेल, सेंट्रल पोर्शन में माइसीलियम का पूरा जाल फैला हुआ है, ट्रामा कहते हैं, TRAMA। ट्रामा से कुछ सेल्स निकलती हैं, सब हाइमीनियम, और लास्ट वाली जो सेल्स होती हैं वो क्लब शेप्ड हो जाती हैं, और लास्ट वाली जो सेल क्लब शेप हो जाती हैं, सर जो भेजा था, उस सेल को हम नाम देते हैं बेसिडियम। क्या नाम देते हैं बेटा, बेसिडियम। और बेसिडियम में अब कहीं पर कैरियोगेमी और मियोसिस नहीं है, ये एक दिखाया है, हजारों ऐसे होते हैं बेटा। अब बेसिडियम जो क्लब शेप, जो लास्ट स्ट्रक्चर है N+N, अब उसी के अंदर क्या होगी, कैरियोगेमी, फिर मियोसिस। अच्छा, कैरियोगेमी के बाद जब मियोसिस होगी तो कितने स्पोर बन रहे हैं, मियोस्पोर 4। वो अंदर बन रहे हैं या बाहर बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं। तो बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस होंगे, यहीं पर कंपैरेटिव। एस्कोमैस्टिस के केस में जो स्पोर बने थे, एस्कोस्पोर, वो इंडोजीनस थे। बेसिडियोमाइस्टिस के केस में जो स्पोर बने वो एक्सोजीनस, वहां नाम दिया था एस्कोस्पोर, यहाँ नाम दिया बेसिडियोस्पोर। और जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो मशरूम तुम लेकर आए हो, उसी में से, उसी के अंदर से ये प्रोसेस चल रहा था, और उसी से बेसिडियोस्पोर बाहर निकल रहे थे, और फिर वो सॉइल में जाकर नए माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम बना रहे थे। लेकिन प्राइमरी माइसीलियम जैसे बनता था वैसे ही इसमें सोमेटोगेमी हो जाती थी। इसका मतलब प्राइमरी माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड, और पूरी बॉडी डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोटिक हाइफी। तो यहाँ पर डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोटिक हाइफी डोमिनेंट है, और प्राइमरी हाइफी या प्राइमरी माइसीलियम या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम शॉर्ट लिव्ड है। बात समझ में आई? yes. ये इसका माइसीलियम, और हम जानते हैं सेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट का मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा सेप्टेट हो, क्यों? जैसे प्लाज्माडेस्माटा होता है वैसे बीच में कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो ये तो बना सिंपल पोर सेप्टा, तो सिंपल पोर, तो इसे कहेंगे सिंपल पोर सेप्टम। तो सिंपल पोर सेप्टम तो किसका फीचर है, इसमें दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर बैरल शेप हो जाए तो इसे कहते हैं डोली। और डोली पोर सेप्टम किसका फीचर हो जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी आ जाता है तो याद रखना।
एडिबल मशरूम, एगरिकस, वल्वेरिला, टोड स्टूल पॉइजनस, एमेनेटा सीजेरिया, सीजर्स मशरूम, इसका पॉइजन यूज किया गया था। सीजर को जब मारा गया था चाकू से, तो उस चाकू के ऊपर ये वाला जहर लगा था, इसलिए नाम दे दिया गया एमेनेटा सीजेरिया। एक बार 4 साल पहले क्वेश्चन आया, हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी किसमें होती है? 4 नाम दिए थे, एमेनेटा में होती है हेलुसिनेशन। ये भी पॉइजनस होता है, हेलुसिनेशन भी कॉज करता है। फिर ब्रैकेट फंजाई, नाम नहीं आते हैं, बॉटनिकल नेम नहीं आते हैं। ब्रैकेट फंजाई, गेनोडर्मा, पॉलीपोरस, सैक्रेड मशरूम, ये भी हेलुसिनेशन कॉज करता है। मैक्सिको वगैरह की जो ट्राइबल्स होती हैं वो इसको यूज करती हैं नशा करने के लिए। लार्जेस्ट फंजाई, आर्मिलेरिया, हनी मशरूम, पफ बॉल। प्रीडेटरी फंजाई कभी नहीं होती है। इस फंजाई के माइसीलियम जो नेमेटोड्स वगैरह होते हैं उसके चारों तरफ उसको कस देते हैं, उसकी वेस्कुलर सप्लाई को रोक देते हैं, और जो वर्म होते हैं, जो राउंड वर्म होते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद उसको डिकम्पोज करके खा लेते हैं। तो कॉमन नेम हो गया है प्रीडेटरी फंजाई, अदरवाइज फंजाई कभी प्रीडेटरी नहीं होती है। स्मट माइक्रोस्कोपिक, रस्ट माइक्रोस्कोपिक, नाम पढ़े होंगे आप लोगों ने। एस्ट्रिलेगो न्यूडाटिटिसी नाम होता है स्मट का। लूज स्मट ऑफ हीट, पक्सीनिया ग्रैमनिस टिटिसी नाम होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ हीट। सर हाँ बेटा, सर एलएसडी जो है वो क्लेविशेप्स की वजह से होता है, वो एलएसडी जो बनता है एलएसडी वो भी हेलुसिनेशन कॉज करता है। वो क्लेविशेप्स करती ये एलएसडी है। तो सर फिर वो एस्कोमाइसिटीज भी उसमें आएंगे हेलिकिन नहीं, इसमें क्यों आएंगी? वो एक क्लेविसिप्स है जिससे एलएसडी निकल रही है, और उस एलएसडी का यूज हम हेलुसिनेशन में करते हैं। लेकिन एलएसडी एमिनेटा में निकल रही है, जरूरी थोड़ा ना। हेलुसिनेशन तो अलग अलग ड्रग्स है ना। यस सर। तो एलएसडी वाला क्वेश्चन जो आएगा वो ठीक है, वो भी हेलुसिनेशन कॉज कर रहा है क्लेविसिप्स, और वहां पर जो हेलुसिनेशन कॉज कर रहा है वो एलएसडी कॉज कर रही है। ओके सर। हाँ मैम, क्लास हुई थी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि उसने बताया नहीं सर को कि क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ बेटा, तो तुमने, हाँ बताओ। किस टाइम क्लास छोड़ी थी? अच्छा, तो तुमने तुमने उनसे बोला कि सर अब बाकी आप टाइम कब दोगे मुझे? तो उन्होंने क्या कहा? चलो कोई बात नहीं, तुम मुझसे कम्युनिकेट कर लेना, ठीक है ना। तो जब वो फ्री होते हैं मैं क्लास लगा दूंगा आपकी, ठीक है ना। ठीक है, तो आते हैं अब ड्यूट्रोमाइस्टीज पर बेटा। ड्यूट्रोमाइस्टीज कोई मेन क्लास नहीं है, मेन क्लास खत्म हो गए बेसिडियो तक। तो कभी क्वेश्चन आता है पहला क्लास फाइको, एडवांस, लास्ट, बेसिडियो, खत्म। ड्यूट्रो मत लिखना। ड्यूट्रो एक आर्टिफिशियल क्लास है उन फंजाई के लिए जिन फंजाई में अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है। बेटा अननोन, अब्सेंट नहीं।
कुछ फंजाई में अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नहीं देखा पाए। तो सुनो, सेक्सुअल स्टेज को कहते हैं परफेक्ट स्टेज, और जहां पर सेक्सुअल स्टेज ना हो, इम्परफेक्ट स्टेज। तो पहला क्वेश्चन बन गया इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूट्रोमाइसीट्स। और अगर हम काम करते जा रहे हैं, साइंटिस्ट काम करते जाते हैं, इनमें से जिसमें भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ढूंढ लेते हैं, उसको ड्यूट्रो से उठा के किसमें भेज देते हैं? भेज देते हैं या बैसिडियो में भेज देते हैं। तो बस पहला क्वेश्चन आया कि किसमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। एब्सेंट भी आ जाए तो भी कर देना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछना एक अलग चीज होती है। अब तुम कहोगे कि सर ने बताया था कि एब्सेंट नहीं होती है, ढूंढी जाती है, कोई बात नहीं। अच्छा टर्म होता है अननोन, क्योंकि एब्सेंट का मतलब तो है ही नहीं उसमें, तुमने पता कर लिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मान लीजिए ऑप्शन बन के भी आ जाए तो उसको सही मानेंगे, क्योंकि बाकी और चॉइस वहां पे होंगी नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली अननोन है, परफेक्ट स्टेज नहीं है, हमने नाम दिया इम्परफेक्ट। और अगर परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज हम ढूंढ लेते हैं तो उन फंजाई को फिर हम प्लेस कर देते हैं, ड्यूट्रो में नहीं रखते हैं, एस्को में या बैसिडियो में। क्योंकि माइसीलियम ऐसे ही है, सेप्टेट और ब्रांच। एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्टेज तो अननोन है, तो रिप्रोडक्शन मेनली किसके थ्रू देख रहे हैं? कोनिडिया के थ्रू। सैप्रोफाइट है, पैरासाइट भी मेंबर है, कुछ नाम एनसीईआरटी में दिए थे। अल्टरनेरिया सोलेनी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हेलमेंथोस्पोरियम, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये सब पैरासिटिक है। कोलिडोट्राइकम फेल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ट्राइकोफाइटोन, ये बड़ी कॉमन फंगस होती है जो हमारी स्किन वगैरह पर लग जाती है, पैरों में, हाथों में, रिंग वर्म कहने लगते हैं। ट्राइकोडर्मा, साइक्लोस्पोरिन, ये वाला आप जानते हैं। कैंडिडा, फॉल्स ईस्ट, क्योंकि जिस ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढ लिया उसको भेज दिया था एस्को में, याद आया? और उसका नाम रखा था सैक्रोमाइसिस, याद आया? यस सर। तो सैक्रोमाइसिस को हमने किसमें रखा है? एस्को में। इसका मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है। कैंडिडा बिल्कुल सेम वैसे ही है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है अभी, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? फॉल्स ईस्ट। तो कभी क्वेश्चन बने ट्रू ईस्ट का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है, फॉल्स ईस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, इसलिए फॉल्स ईस्ट जो है उसको हम रखेंगे ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब कुछ एसोसिएशन देखो ध्यान से डायग्राम। अभी 2 मिनट लेता हूं मैं, अभी 2 मिनट में स्टार्ट करता हूं। सही बोल रहे हो। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, the way that things have been. Oh, speaking things, thinking, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at this thing, I'm the master of your sea. Oh, the master of your sea. Oh.
would you guys ever, would you guys take $1 million? $1 million? $1 million? Or would you take $1 million or what's a good one? I'm trying to think. $1 million over or I'm trying to think. Who's your top rap artist right now? Right now. I'm about to my favorite rap artist. To be honest, I don't care. Yes, beta. Mycorrhiza. Myco means fungi. Rhiza means root. अब क्या हुआ? कुछ फंजाई हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन बना लेती है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे? कैसे हेल्प करेंगे? रूट फंजाई को जगह देती है रहने के लिए। रूट फंजाई को जगह देती है रहने के लिए और फूड प्रोवाइड करती है फंजाई को, जो रूट में खाना होता है। और फंजाई क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स को बढ़ा देती है ताकि रूट के पास ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स पहुंचे। तो ऐसी रूट में आमतौर से रूट हेयर नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि रूट हेयर का काम भी है सरफेस एरिया को बढ़ाना, और चारों तरफ फंजाई लग गई तो फिर रूट हेयर नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो ऐसी रूट में रूट हेयर नहीं होती है। रूट कैप भी आमतौर से नहीं होती है। अब दो तरीके होते हैं। एक में तो रूट के बाहर बड़ी मोटी सी कवरिंग बन गई फंजाई की, फंजाई का माइसीलियम बहुत थिक बन गया, इसे कहते हैं हार्टिक नेट। लेकिन फंजाई के जो माइसीलियम है वो रूट के अंदर तो गए लेकिन सेल के अंदर नहीं गए। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ध्यान से देखो, रूट के अंदर तो गए माइसीलियम लेकिन सेल के अंदर नहीं गए। इसको क्या कहोगे? इंट्रासेलुलर हाइफी या इंटरसेलुलर हाइफी? इंटरसेलुलर। तो बस जहां पर इंटरसेलुलर है और जहां पर हार्टिक नेट है, उस फंजाई और रूट के एसोसिएशन को नाम दिया एक्टोमाइकोराइजा। दूसरे केस में आ जाओ। बाहर की तरफ बहुत थिक माइसीलियम नहीं है, मतलब हार्टिक नेट नहीं बना, लेकिन अंदर जो हाइफी गई वो सेल के बीच में भी है और सेल के अंदर भी पहुंची। यहां पर माइसीलियम कैसा है? इंट्रा एज वेल एज इंटर। अब देखो, जो सेल के अंदर हाइफी पहुंची, फंजाई की जो सेल कॉर्टिकल रूट सेल के अंदर पहुंची, या तो वो स्वेलअप कर गई, वेसिकुलर सेल नाम दे दो, या तो फिंगर लाइक अपेंडेजेस बना लिए, आर्वास्कुलर नाम दे दो। ये है इंडोमाइकोराइजा। इसलिए इंडोमाइकोराइजा के लिए एक और नाम आ गया वैम। ये पीएमटी का क्वेश्चन। वैम वेसिकुलर आर्वास्कुलर माइकोराइजा। यहां फंजाई की वेसिकल लाइक और आर्वास्कुलर लाइक सेल बना ली अपनी।
एक्टोमाइकोराइजा में मोस्टली मेंबर बेसिडियोमाइसीज से बिलोंग करते हैं और एंडोमाइकोराइजा या वैम के मोस्टली मेंबर जाइगोमाइसीज से बिलोंग करते हैं। एक्टोमाइकोराइजा हम पाइनस रूप में देखते हैं और एंडोमाइकोराइजा हम ऑर्किड रूप में देखते हैं। एक और आ गया कंपोजिट प्लांट, एक और एसोसिएशन आ गया फंजाई का, लाइकेन या लिचेन नाम फर्स्ट ऑफ ऑल थियोफ्रास्टस ने दिया, फादर ऑफ बॉटनी ने। इसमें फंजाई का एसोसिएशन एल्गी के साथ है, मतलब लाइकेन जो है एक कंपोजिट, एक डुअल ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें एक कंपोनेंट फंजाई और एक कंपोनेंट एल्गी। फंजाई माइकोबायोन्ट, एल्गी फाइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट हेटरोट्रॉफिक, एल्गी ऑटोट्रॉफिक। है तो एसोसिएशन सिम्बायोटिक, लेकिन जो कंपोनेंट वो कम और ज्यादा। फंजाई का पोर्शन बहुत ज्यादा 95%, एल्गी का पोर्शन बहुत कम, केवल 5%। फंजाई एस्को की हो सकती हैं या बेसिडियो की हो सकती हैं, तो हम नाम दे सकते हैं एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन। 95% फंजाई का है, तो मोस्टली जो लाइकेन हम देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्ट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। देखो ये वॉल के ऊपर लगा हुआ है, ये पत्थर के ऊपर लगा हुआ है, देख रहे हैं, क्रस्टोज लाइकेन। या फोलियोज लाइकेन, लीफी, ये फोलियोज लाइकेन है। या बिल्कुल प्लांट की तरह दिखने वाले फ्रैक्टिकोज लाइकेन, फ्रूटिंग बॉडीज वगैरह दिखाई पड़ रही हैं। ये देखो, ये लाइकेन फ्रूटिंग बॉडीज देख रहे हो। अलग अलग टाइप के हैं। तो मेजर पोर्शन है फंजाई का, तो सेक्स ऑर्गन भी फंजाई के बने, जो कवरिंग है वो भी फंजाई की बनी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी वो भी फंजाई की, और फंजाई का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देना। एल्गी क्या करेगी? एल्गी में ग्रीन एल्गी भी हो सकती है, ट्रीबॉक्सिया वगैरह, या ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है, नो स्टोक। इसका मतलब एल्गी का काम हो गया खाना बनाने का, और अगर ब्लू ग्रीन एल्गी नो स्टोक है तो फिर क्वेश्चन आया, क्या लाइकेन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं? बताओ। यस सर। यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। नाइट्रोजन। अब एक पॉइंट और आ गया। एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था और वहां पर सिम्बायोसिस भी दिया हुआ था लाइकेन के लिए, और एक टर्म और था हिलोटिज्म। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ सिम्बायोसिस दिया है कि लाइकेन क्या शो करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं। लेकिन फंजाई है 95%, एल्गी है 5%, और जब फंजाई के माइसीलियम एल्गी से खाना लेने जाते हैं तो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से एल्गी की सेल वॉल
अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। मतलब एल्गी को कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम होती है। एल्गी कहीं ना कहीं पर एल्गी को लगता है कि फंजाई हमारे ऊपर पैरासाइट है, लेकिन पूरी तरीके से वो एल्गी को खराब नहीं कर रही है। तो इस कंट्रोल पैरासिटिज्म के लिए वर्ड बनता है हिलोटिज्म। तो अगर सिम्बायोसिस और हिलोटिज्म दोनों है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज हिलोटिज्म, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में सिम्बायोसिस है तो सिम्बायोसिस ही कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब कभी भी दोनों टर्म एक साथ हों तो आप कहेंगे कंट्रोल पैरासिटिज्म, हिलोटिज्म। ये टाइप्स ऑफ लाइकेन वगैरह मैंने बता दिया, हालांकि बहुत अब नहीं आते हैं ये। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, कोरियन वर्जन ऑफ पबजी। इसिडिया सुपरफिशियल ग्रोथ होती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, लेकिन अगर ये इसिडिया अलग हो जाती है तो उससे भी नया लाइकेन बन सकता है। लेकिन मोस्ट इफेक्टिव रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसिडिया नहीं होती है, सोरिडिया होती है, ध्यान रखना। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सोरिडिया पर जाएंगे। लेकिन इसिडिया का सेकेंडरी फंक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे पोर्स होते हैं लाइकेन में, सिफेली कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए। और लाइकेन में एक पोर्शन होता है सिफेलोडिया, सिफेलोडिया पोर्शन में ही ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। तो सिफेलोडिया पोर्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एनसीईआरटी का पहला पॉइंट कि जब भी कोई बेयर एरिया होता है जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं होती है, इकोलॉजी का पॉइंट जहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे प्राइमरी या पॉइनियर कम्युनिटीज किसकी बनती है? लाइकेन की। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी से, आपको लाइकेन नॉर्मल जगहों पे नहीं मिलेंगे जहां पर पोल्यूशन है। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एल्गी का क्लोरोफिल फियोफाइटिन में चेंज हो जाता है, एल्गी का क्लोरोफिल फियोफाइटिन में चेंज हो जाता है, एल्गी मर जाती है, फंजाई भी मर जाती है। पोल्स वगैरह पर लाइकेन को फूड की फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसे क्लेडोनिया। जो ज्यूज होते हैं वो अपने फंक्शन में एक फूड मटेरियल यूज करते हैं, लेकेनोरा, लेकेनोरा भी लाइकेन है, इसको ब्रेड ऑफ हेवन भी कहते हैं।
इसके अलावा लिटमस पेपर जो आप देखते थे, रोसिला स्पीसीज होती है लाइकेन की। परफ्यूम्स इंडस्ट्री में भी यूज है, रेमेलिना, इवर्निया, इनमें अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स, यूसनिक एसिड वगैरह भी यूसनिया लाइकेन से लिए जाते हैं। ये लाइकेन एनसीईआरटी में 3 लाइन दी हुई है लाइकेन की, उनको पहले पढ़ना अच्छे से। वायरस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पास्चर ने टर्म दिया जिसके मीन्स होता है विनम, जहर। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया। विजर्निक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वायरस के लिए टर्म दिया कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। स्टेनले ने टीएमवी को क्रिस्टलाइज कर लिया, उसकी प्रोटीन थी उसमें, इस वजह से वो आसानी से क्रिस्टलाइज हो गया। जो भी वायरस होगा उसकी केवल 2 कंपोनेंट होते हैं, कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड प्रोटीन कोड, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है या आरएनए, लेकिन लिविंग बॉडी में फ्रॉम प्रोकैरियोट अप टू द ह्यूमन बीइंग्स जब भी कभी जेनेटिक मटेरियल आए वो होगा डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लेकिन कुछ वायरस के बाहर इन 2 कंपोनेंट के अलावा भी तीसरा कंपोनेंट होता है इनवेलप। 2 कंपोनेंट तो हो गए, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इनके अलावा भी आउटर कवरिंग होती है। वो आउटर कवरिंग बनी होती है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन वायरस की अपनी होती है, लेकिन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट वायरस नहीं बना सकता, इसलिए वो दोनों कंपोनेंट जब होस्ट सेल के अंदर जाता है वायरस तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होस्ट की होती है। ऐसे वायरस कम होते हैं, इन्हें कहते हैं इनवेलप्ड वायरस, जैसे एचआईवी, हर्पीज और कोरोना वायरस। ये इनवेलप्ड वायरस में आ गए, मतलब कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। एक्सक्यूज मी सर। सर माइकोप्लाज्मा में 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं क्या? तुम ये उल्टी सीधी बातें क्यों करने लगी? नहीं सर, क्वेश्चन था कि मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, मॉड्यूल में है। जब तुमने कह दिया कि माइकोप्लाज्मा, और अभी हमने बात करी प्रोकैरियोट से लेकर और ह्यूमन बीइंग तक, केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल का नाम आपको लिखना है डबल स्ट्रैंड डीएनए। बस अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को काट देना। ओके। अब जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर अगर हम वायरस देखें तो कुछ में डीएनए है, डीएनए में भी
डबल स्ट्रैंड डीएनए और साथ में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एक अलग फीचर। डीएसडीएनए में पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी, बैक्टीरियोफाज। अब केवल क्वेश्चन है बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल क्या है, केवल बैक्टीरियोफाज लिखा है तो आप लिख देंगे डीएसडीएनए, जब तक कि उसके आगे कुछ और वर्ड ना लिखा हो, जैसे 5×174 M13 इसमें है एसएसडीएनए। 12th वाली बुक में क्यूबी बैक्टीरियोफाज दिया हुआ है, क्यूबी अगर लिखा है तो आरएनए है, एसएसआरएनए, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी, सीएमवी, वाईएमवी और सारे हेपेटाइटिस ए बी सी। लेकिन बी वाले में जाकर ये क्वेश्चन बन गया, सारे हेपेटाइटिस वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, लेकिन हेपेटाइटिस बी में जेनेटिक मटेरियल डीएसडीएनए। कुछ आरएनए भी अनयूजुअल हो गए, डीएस आरएनए वायरस, रिबो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस। फिर एनसीईआरटी लिखती है प्लांट पर अटैक करने वाले वायरस ज्यादातर आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं। प्लांट पर अटैक करने वाले वायरस ज्यादातर आरएनए कंटेनिंग होते हैं, और एनिमल पर अटैक करने वाले आरएनए और डीएनए दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्लांट वायरस आरएनए कंटेनिंग। वायरस हमेशा सेल के अंदर जाएंगे, बैक्टीरिया बाहर भी रह सकता है, इसलिए हम नाम देंगे वायरस को इंट्रासेलुलर, और ऑब्लिगेट होंगे। ये नहीं कि टीएमवी मैंगो में अटैक कर जाए, नो, इसलिए ऑब्लिगेट। डिजीज कॉज करेंगे पैरासाइट, तो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, क्रिस्टलाइज हो जा रहे हैं, रेस्पिरेशन नहीं है, एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम एटीपी फॉर्मेशन नहीं है, नॉन लिविंग फीचर। लेकिन जेनेटिक मटेरियल है, लिविंग फीचर। म्यूटेशन भी हो रहा है, लिविंग फीचर। मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन होस्ट सेल के अंदर, लिविंग फीचर, लेकिन बॉडी से बाहर इनर्ट। अपनी मैकेनिज्म नहीं है, हमारी मैकेनिज्म को यूज करते हैं। उन्हें प्रोटीन बनानी है, हमारा राइबोसोम यूज करेंगे, हमारे अमाइनो एसिड यूज करेंगे अपनी प्रोटीन बनाने के लिए। ये टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। कुछ वायरस में एंजाइम भी हो सकते हैं। फिर एनसीईआरटी की लाइन, प्लांट पर जो अटैक करते हैं वायरस, तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। मोज़ेक फॉर्मेशन मालूम है सबको, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग हो जाती है, वेन क्लियरिंग, प्लांट छोटे रह जाते हैं, डॉर्फिंग, या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ। 2 डायग्राम एनसीईआरटी में बने हैं, टीएमवी और बैक्टीरियोफाज। टीएमवी इसका हेलिकल ज्योमेट्रिक शेप है, कैप्सिड जो है वो हेलिकल है। एसएसआरएनए और कैप्सोमियर प्रोटीन। बैक्टीरियोफाज इसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म है पॉलीहेड्रल, हेड के अंदर डीएसडीएनए, टेल फाइबर से दौड़ने का काम नहीं होता है, याद रखना। क्वेश्चन आता है बैक्टीरियोफाज इज मोटाइल वायरस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेल फाइबर, रॉन्ग। टेल फाइबर का काम होता है जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो उसकी सेल वॉल से जब तक कि इनका डीएनए बैक्टीरिया में ना चला जाए अटैच रहे, ना कि मूविंग रहे। तो ऑल वायरसेस आर नॉन मोटाइल। वायरस मोटाइल नहीं होता है।
जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वरना वायरस में पढ़ने को तो बहुत कुछ है। वायरॉइड, ऑइड, वायरस जैसे बट ऑइड, बट नॉट ट्रू वायरस। क्यों? प्रोटीन कोट नहीं है। आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन नहीं है तो मॉलिक्यूलर वेट अपने आप कम हो गया। केवल प्लांट में डिजीज देखी गई है, जिसमें सबसे कॉमन डिजीज है पीएसटीडी, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज। वायरस से नहीं, वायरॉइड से। वायरसॉइड, ये ऐसे वायरस हैं जो दूसरे वायरस के अंदर रहते हैं। अभी तक इनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। अभी तक ये देखा गया है ये कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं, ये दूसरे वायरस की प्रोटीन कैप्सिड के अंदर रहते हैं और इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। वायरसॉइड। प्रियॉन्स, ना तो डीएनए ना तो आरएनए, एक स्पेशल प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकती है। मतलब हम यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कह सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, तो बिल्कुल यूनिक एंटाइटीज है। इनकी प्रोटीन कभी भी डीनेचुरेशन नहीं करती है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या किसी एंजाइम से रिएक्ट नहीं करती है। और इनकी प्रोटीन हमारी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन है उनसे मिलती है। तो ज्यादातर ये अपने आप में म्यूटेशन करते हैं जहां पर न्यूरॉन होते हैं। तो जो भी डिजीज होती है वो न्यूरल डिसऑर्डर की होती है और फैटल डिजीज होती है, इसकी पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फंक्शनलेस हो जाती है। क्रू डिजीज, मैड काउ डिजीज, क्रेड्सफेल्ड जैकब डिजीज, स्क्रैपी डिजीज, लेकिन अब ये नहीं देखी जाती हैं, लेकिन देखी गई हैं। इसलिए हमने प्रियॉन को भी एक ऑर्गेनिज्म मान लिया जहां पर ना तो डीएनए है ना तो आरएनए, सिर्फ प्रोटीन है। एनसीईआरटी की लाइन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया, उसमें लाइकेन को भी कोई जगह नहीं दी और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस और वायरॉइड को भी कोई जगह नहीं दी। दोस्त अगर मैं जाऊंगा ना तो उसमें बता देना कि मैगी वाले सर आए थे। कौन से? तो पानी मंगवा दे यार, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा खतरे पानी अच्छे अलग हट गया। कितनी पेटी दे दो? 22,000 है मैगी अपने पास। टोटल परिवार में 128 बंदे हैं जी। कितने हो गए मैडम? टोटल 22,000 मैगी के पैकेट चाहिए भाई। तो सुनने में तो ये आया था राज मंदिर का जो मालिक है, सिस्टम के प्यार से लोग बोलते हैं मैगी भाई, मैगी परेशान भी कोई डाउट पूछते हैं? पूछो। आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अब अगर 10-15 मिनट कोई डाउट पूछने हैं तो पूछ सकते हैं।